अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत के 14वें वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में हुआ देहांत। 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। PM मोदी, मरकज़ी वज़रा, कांग्रेस सदर खरगे और दीगर सियासी क़ायदीन ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती क़ायदीन ने पेश किया मनमोहन सिंह को खिराज। कहा, मनमोहन सिंह की इक़्तिसादी सलाहियतों ने मुल्क की तरक्की में अदा किया अहम रोल। अक़लियतों समेत भारत के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशें कभी फरामोश नहीं की जा सकती। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के देहांत पर किया गम का इजहार। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, मनमोहन सिंह की मौत मुल्क के लिए बड़ा नुकसान। और अब खबरों की तफसील। भारत के 14वें वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी इस्लाहत के मेमार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर की शाम आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। हिंदुस्तान को आलमी इक़्तिसादी मंदी से बाहर निकालने, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाले खामोश तबीयत के मालिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का कल जुमेरात की रात 8 बजे दिल्ली के एम्स में देहांत हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत पर कांग्रेस हाईकमान समेत हिंदुस्तान, पाकिस्तान व दीगर कई मुल्कों के सरबराहान ने गम का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया है। वहीं सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मुल्क भर में 7 दिनों के लिए कौमी सोग का ऐलान किया है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने भी आज एक दिन के लिए तमाम सरकारी व तालीमी इदारों को छुट्टी देने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में सभी मकामात पर जहां तिरंगा लहराया जाता है वह आधा झुका रहेगा, जबकि 7 दिनों के कौमी सोग के दौरान कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होंगे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुर्मू ने इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहल खाना से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार भी किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे, PCC चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और MP प्रियंका गांधी ने भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी खिराज पेश किया और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा के अलावा दीगर सियासी क़ायदीन ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में
उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी, टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़, वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, अरकान पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी, बलराम नायक, अनिल कुमार यादव, मल्लू रवि, साबिक एमएलए संपत और दीगर ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का आखिरी दीदार करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गम का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत का सुनकर वाकई दुख हुआ। तकसीम का एक मुहाजिर जो आरबीआई का गवर्नर, वजीर खजाना और वजीर आज़म बन गया, उनकी कहानी काबिल ज़िक्र है। मैं उन्हें हमेशा वाहिद वजीर आज़म के तौर पर याद रखूँगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत भारत के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। उनके ख़ानदान, दोस्तों और साथियों से मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की मौत मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि लेक्चरर से वज़ीर आज़म तक का उनका सफ़र मुतासिरकुन रहा है। मनमोहन सिंह ने भारत की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मुल्क के मुआशी पावर हाउस बनने की वजह मनमोहन सिंह की तरफ से लाई गई मुआशी इस्लाहत हैं। మన్మోహన్ సింగ్ గారి మరణం చాలా బాధాకరం। ఈరోజు మనం చూసి దేశానికి తీరని నష్టం। ఒక వ్యక్తి జీవితకాలంలో అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఏ విధంగా ముందుకు పోతారో ఆయన ఒక నిదర్శనం। ఆయన ఒక బాగా చదువుకొని కష్టపడి చదువుకున్న తర్వాత లెక్చరర్గా ప్రారంభించి రీడర్ అయి తర్వాత ప్రొఫెసర్ అయి అక్కడి నుంచి ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా ఎదిగి డిపార్ట్మెంట్లో ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేస్తూనే ఆ తర్వాత మనం చూస్తే ఆయన ఆర్బీఐ గవర్నర్ కావడం, అదేవిధంగా డిప్యూటీ చైర్మన్ ప్లానింగ్ బోర్డు కావడం, యూజీసీ చైర్మన్ కావడం, ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి ఉన్నతమైన పదవులు, అది పబ్లిక్ పాలసీ విషయంలో కావచ్చు లేకుంటే ఎకనామిక్ పాలసీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయ్యాడు। ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఈ దేశంలో మన కొత్త ఆర్థిక పరిస్థితి అందరూ చూశారు। ఆ రోజు మనకు కావాల్సినటువంటి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లేని పరిస్థితిలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు, ఒక దిశ నిర్దేశించారు। అదే కాకుండా దేశానికి దూరదృష్టితో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి దానివల్ల ఈరోజు మనందరం మాట్లాడుకునే భారతదేశం గ్రేట్ నేషన్ అవుతుందంటే ఆ రోజు ఆయన తీసుకున్న రిఫార్మ్స్। ఆయన ప్రధానమంత్రిగా మీరు చూస్తే అతి ముఖ్యమైనటువంటి 4 పబ్లిక్ పాలసీ తీసుకొచ్చాడు। ఒకటి ఆ రోజు ఆయన చేసింది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కోసం నరేగా తీసుకొచ్చారు। రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, ఈరోజు మనందరం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కావాలో తీసుకుంటామంటే ఆ రోజు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారు। రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, కంపల్సరీగా చదువుకోవాలి, ఆ విధంగా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొచ్చారు। ఈరోజు యూఏఎడి కింద तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने माहिर इख्तिसादियात साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। वजीर सीतक्का के साथ साबिक एमएलए आतरम सक्कू, निर्मल डीसीसी सदर श्री हरि राव, कांग्रेस के मीडिया एंड कम्युनिकेशन चेयरमैन सामा राम मोहन रेड्डी, इंदिरा भूषण और दीगर कायदीन के अलावा कांग्रेस ओहदेदारान मौजूद थे।
रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत पर गम का इजहार करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा आज हमारे बीच नहीं रहे, जिसका हमें बहुत दुख है। దేశంలోనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు అత్యున్నతమైన పార్లమెంటులో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా అడుగుపెట్టాం. పార్లమెంట్ సభ్యులంగా వారి దగ్గర నుంచి ఎంతో నేర్చుకోవడమే కాకుండా తెలంగాణ సాధనకు సంబంధించిన ఉద్యమంలో వారు చూపెట్టిన మార్గదర్శకత్వం ఈరోజు తెలంగాణ సాధనకు ఉపయోగపడ్డది. ప్రజాస్వామ్యము, పార్లమెంటు వేదిక మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆర్థిక సంస్కరణ లోపల ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారికి సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి ఒక సంస్కరణవేత్త. అంతేగాక భారతదేశంలో యూపీఏ కాలంలో 2004 నుంచి 2014 లోపల ఉపాధి హామీ పథకంతో పాటుగా విద్యా హక్కు, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, భూసేకరణ యాక్ట్, ఇట్లా అనేకమైన చారిత్రాత్మక చట్టాలు తెచ్చినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారు మృతి పట్ల తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తాను. 15వ లోక్సభలో నా సహచార ఎంపీలందరి పక్షాన మేమంతా కూడా వారితో చాలా సాన్నిధ్యంగా 5 సంవత్సరాలు గడిపేటువంటి అవకాశం దొరికింది. దాని తదుపరి కూడా అనేక సందర్భాల్లో ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కలిసేవాళ్ళం. ఈ మధ్య 3-4 సంవత్సరాలుగా వారి అపాయింట్మెంట్ని మంత్రి అయిన తర్వాత కలవడానికి ప్రయత్నం చేసినాము. అనారోగ్య రీత్యా కలవలేకపోయినా వారు 92 సంవత్సరాలు అనేకమైనటువంటి అవార్డులు, అనేకమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్ట సంబంధించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వారు ఇచ్చిన సాన్నిధ్యం భవిష్యత్ రాజకీయాల్లో తప్పకుండా మాపై ప్రభావం చూపెడుతుంది. 5 సంవత్సరాలు లోక్సభ గౌరవ ప్రధానమంత్రిగా వారితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. बीआरएस पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव ने भारत के 14वें वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुल्क की इक़्तिसादी इस्लाहत के मेमार के तौर पर मुल्क की अनमोल खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना को मनमोहन सिंह से खुसूसी लगाव है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो मनमोहन सिंह से ज़ाती लगाव रखते हैं। वो उनकी काबीना में बतौर वज़ीर काम कर चुके हैं। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना समाज तेलंगाना तहरीक के वक्त से लेकर रियासत की तश्कील तक मनमोहन सिंह के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने तेलंगाना की लड़ाई के दौरान हमेशा उनकी और टीआरएस पार्टी की हर हाल में हिमायत की है। बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद बीआरएस वर्किंग सदर के.टी. रामाराव की क़यादत में पार्टी कायदीन और अरकान पार्लियामेंट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दिल्ली जाएंगे और उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। केसीआर ने जुमे के रोज़ केटीआर को इस सिलसिले में हिदायत दी। इसी के एक हिस्से के तौर पर बीआरएस अरकान पार्लियामेंट का एक ग्रुप केटीआर की क़यादत में मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में शिरकत करेगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना जागृति की बानी व बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त इंतबा दिया और मुतालबा करते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने के अपने वादे पर फौरी अमल करें, जैसा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन में वादा किया गया है। कविता ने कहा कि 42% बीसी रिजर्वेशन पर वजाहत के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। अगर इस मुतालबे को पूरा किए बगैर इंतखाबात कराए गए तो कविता ने कांग्रेस हुकूमत को संगीन नतायज का इंतबा दिया। एमएलसी कविता ने बीसी कम्युनिटी के 43 लीडर्स के साथ एक इजलास में वादों पर अमलावारी के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के खुसूस में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि इस मसले पर बीसी तंजीमों के साथ 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश के मौके पर इंदिरा पार्क हैदराबाद में बड़े पैमाने पर महाधरना मुनक्किद किया जाएगा। कविता ने इसे एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करार देते हुए अवाम को इस महाधरना में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की।
మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డిలో డిక్లరేషన్ ఇచ్చింది ఏమని, బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి 42% అనేటటువంటిది ఏ ప్రాతిపదికన కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్నదన్న విషయం ఇప్పటి వరకు స్పష్టత లేదు. మరి బీసీల జనాభా 42% అని లెక్క కట్టే కన్నా ముందే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసిందన్నటువంటి విషయంలో స్పష్టత లేదు. ఆనాడు ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి హడావుల్లో చాలా వాగ్దానాలు చేసినారు వాళ్ళు, అందులో ఇది కూడా ఒకటి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ మరి 42% అంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే బీసీ జనాభా సగానికన్నా ఎక్కువ ఉందని రమారమే మనం చెప్తూ ఉంటాం. అంటే అది 50% కావచ్చు, 60% కావచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఎంత ఉన్నదన్నది ఎవరికి తెలియనటువంటి విషయం. కానీ 42% అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా చెప్పింది అన్నది ఇప్పటివరకు ఎవరికి అంతుపట్టని విషయం. సరే చెప్తే చెప్పారు, కానీ మరి ఆ 42% కూడా ఇవ్వకుండా మీరు ఎన్నికలకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్న ఇవాళ అందరి మెదడులో కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మేము తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత సంవత్సర కాలంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాం. అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ని మేము తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు బీసీలకు బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగింది, బీసీలకు మాత్రం 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు. మరి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు దగ్గరికి వచ్చినాయి, 42% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం మాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా 42% ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు. మిమ్మల్ని మేము వెళ్ళనీయం. ఎక్కడికక్కడ మండల కేంద్రాల్లో కావచ్చు, జిల్లాలలో కావచ్చు, అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తాం. మీరు 42% కాకుండా బీసీల వాటా మాట్లాడకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తే మాత్రం కార్యాచరణ చాలా స్పష్టంగా, చాలా షార్ప్గా, పెద్ద ఎత్తున రియాక్షన్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇవాళ ఇక్కడ కలిసినటువంటి బీసీ ఎంబీసీ సంఘాలు అందరం కూడా కలిసి మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే ఇవాళ हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा गोपी होटल के अखबी इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मंजूर शुदा तरक्याती कामों की तकमील पर एमएलए का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कायदीन कारकुनान मौजूद थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने नागर कर्नूल के साबिक एमपी मंदा जगन्नाथम की इयादत की, जो निम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। रियासती वजीर ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों से उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और बेहतर इलाज का मशवरा दिया। मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेस्को मैनेजिंग कमेटी की जानिब से जुमे को मेस्को दारुल-शिफा ब्रांच में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सदर अहमद आलम खान, सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मतीन, ट्रेजरर डॉक्टर इलियास मोहम्मद के अलावा दीगर मौजूद थे। ख़बर इससे कि मैं आप तमाम हजरात से कुछ कहूँ, जनाब नायब सदर और जनाब मोतमद साहब और मोअज़्ज़िज़ अरकान कमेटी मेस्को का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस ओहदे पर फाइज़ किया। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम चलेंगे और इससे हटकर चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, वो उसकी इजाज़त ही न मिलेगी। और रही बात कि हमारे मोतमद साहब की एडवाइस पर और इनके बताए हुए तरीक़े पर आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे इसके ऑपरेशन समझ जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी काविशें ये रहेगी कि भाई इसको मेस्को का जो नाम हुआ करता था इंशाअल्लाह फिर वही नाम और बल्कि उससे अच्छा नाम करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए कोई हद बाकी नहीं रखेंगे। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम हजरात का फिर एक बार ममनून और मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह हम यहाँ से जो है इस ओहदे पर मुझे जब इलेक्ट किए हैं तो फिर आप पूरा आप लोगों की उम्मीदों पर उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत दरगाह हज़रत तकिया गुलाम हुसैन क़िबला रूबरू गौलीगोड़ा बस डिपो में गुज़िश्ता कई सालों से साफ़ सफाई के काम को नज़रअंदाज कर दिया गया था।
खबरें झाड़ियों से ढक चुकी थी। ताहम मुकामी अफराद की जीएचएमसी और वक्फ बोर्ड में बार बार की गई शिकायत पर आज जीएचएमसी की जानिब से सफाई के कामों को अंजाम दिया गया। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर हुसैन शर्फी, मोहम्मद ख्वाजा, सैयद वसीम, मोहम्मद रब्बानी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 2005 से यहाँ पे CBS में हूँ। यहाँ पे जो पहले खबरस्ताना सामने थे, उसके बाद हल्लू हल्लू झाड़ों के अंदर वो क्या हो गया अल्लाह आलम जाने। इसके बाद जब खबीब अब्बास साहब आए थे, इससे पहले विजिट कर हम तकरीबन 15 साल से बोल रहे थे भाई करो करो, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पे खबरें थे नहीं बहुत थे खबरें सामने, वो क्या हो गया अल्लाह आलम नहीं देखे। उसके बारे में पूरे झाड़ों में दिख के नहीं आता था वहाँ पे। बाद में एक खबर, 2 खबर यहाँ टोटल थे यहाँ पर सामने के टाइम में, एक चले गए उसके अंदर जब कराए खुद, बाद में एक थी ये दरगाह तो थी, उसके ऊपर टीन शेड था। हम लोग हर साल को साल 11वीं करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ऐसा छोटे बात नहीं है, हर साल को साल 11वीं होती थी। यहाँ पे टीन शेड था, कोई इसके ऊपर कैसा नज़र बनता था, कोई देखना चले जाना था। इसको मिला के 2 बार होगा। खबीब अब्बास साहब का हम लोग शुक्र अदा करते हैं। फर्स्ट टाइम आए उन्नीस कर रहे थे, सेकेंड टाइम पे कौसर भाई आए, जब आके जब करे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम हुआ अभी तक। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम यहाँ पर सारा बस डिपो के सामने आए हुए हैं, जो दरगाह है समझे आप, सैयद शाह तकिया ग़ुलाम हुसैन साहब की जो दरगाह है। हम 2022 से वक्फ बोर्ड बल्दिया में हर जगह परमिशन के लिए डाले थे, साफ़ सफाई के लिए डाले थे, मगर आज इतने ज़माने से जो सो कुछ भी नहीं हुआ था। हम वक्फ बोर्ड के लिए बहुत पीछे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के वास्ते कमेटी के वास्ते भी डाले हैं, कमेटी भी हम बनाने के वास्ते बोले। वक्फ बोर्ड खाली हाँ कराएंगे बोल के आज तक नहीं कराई सो है। मैं वक्फ बोर्ड से भी गुजारिश करता हूँ, आप ये जो कमेटी के वास्ते डाले हैं जल्द से जल्द यहाँ की कमेटी बना दें। और आज बल्दिया के तरफ से पूरी ये साफ़ सफाई हो रही है, हमें बहुत खुशी हुई है कि बगैर बोले बल्दिया वाले भी आए, उनको भी ऑलरेडी हम डाल के रखे गए हैं। पूरा GMC के तरफ से सबके तरफ से 2022 से डाले गए हैं, उनका भी हमारे कने रिकॉर्ड है। ये गजबीड़ वगैरह पूरी मेरे कने है, और अल्लाह अपने ने की तो PS में भी है, हर जगह मेरे तरफ से आया हुआ है। आप लोगों से भी दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड से, जल्द से जल्द जितना भी यहाँ के लाइट वगैरह है पूरा काम कराइए, और ये खबरस्तान के लिए इशू कराइए। हमारी कमेटी जो दिया हूँ मैं, कमेटी के वास्ते जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। खुदा हाफिज़। यहाँ पे दरगाह के साथ साथ जो खबरें भी मौजूद हैं यहाँ। हैदराबाद के मोहल्ले भक्तापुर में वाक़े दारुल उलूम मोहम्मदिया के रूबरू दफ्तर जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी का जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर क़ासमी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। क़ब्ल अज़ीं मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर क़ासमी की अदला अलामत पर मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज जुमा से क़ब्ल खुसूसी खिताब हुआ। बाद अज़ां जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद ज़िला सदर मौलाना अकील अहमद क़ासमी और टाउन सदर हाफिज़ आमिर पटेल व दीगर ज़िम्मेदारान के अलावा मोहम्मद यूनुस अकबानी की मौजूदगी में एक इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ। हमारे शहर हैदराबाद के एक बड़े कायद हैं, सियासी लीडर हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी तो मुझसे कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैं आपसे बात करना ही चाह रहा था, आप मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं और हज़रत की खिदमत में भी हमारी मुबारकबाद पेश करें कि हज़रत का जो वो इजलास हुआ है, वो JPC के मेंबर भी हैं, वो कहने लगे कि हज़रत का जो इजलास हुआ है, इस इजलास का बहुत बड़ा असर हुकूमत पे और JPC पे पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले 15 दिन 20 दिन पहले कड़पा के इजलास के मौके पे, कड़पा के इजलास से एक हफ्ता पहले जब हज़रत तशरीफ लाए थे हैदराबाद, तो मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें JPC का चेयरमैन आपकी तकरीर के हवाले दे के बता रहा है कि हम जो है ये नहीं करेंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसे कहा है, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, इस किस्म की सारी बातें उसने कही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो है जमीयतुल उलमा एक काम कर रही है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दावत बरकातुहू में जो है काम कर रहे हैं, और हमारी जो ताकत है, हज़रत फरमाते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब कि हमारी जो ताकत है वो हमारी ताकत हमारी इकाइयाँ हैं। जमीयतुल उलमा की वो बॉडियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर काम कर रही हैं। हमारा यहाँ पे जो जमा होना है, इस जमा होने का असर हुकूमत पे भी पड़ता है, और हुकूमत मुस्तकिल इस सिलसिले में रिपोर्ट लेती रहती है कि जमीयतुल उलमा क्या कर रही है। अभी 2 दिन पहले मुझे एक साहब ने, PDP के एक लीडर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैं एक साहब से आपकी बात करवाना चाहता हूँ, वो अंग्रेज़ी में बात करेंगे। मैं बोला भाई मेरे को तो ज़्यादा फर अंग्रेज़ी आती नहीं, जितनी आती थी मैं बात कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मुफ्ती साहब। तो वो जो साहब थे वो जो है जिस
आपको याद होगा कि मोदी जब हुकूमत में आ रहे थे तो उस वक्त में इन्होंने एक ग्रुप को हायर किया था, पीके ग्रुप कहते हैं उसको, प्रशांत किशोर का, और उसके ज़रिए से किसको सीट देना है, किसको जो है टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किस इलाके की क्या सूरत है, पूरा सर्वे करवाना, ये काम करवाना, एक सिलसिला चल पड़ा है। उसी टीम का एक आदमी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला है, उस आदमी को चंद्रबाबू नायडू ने हायर किया था। उन्होंने बताया कि मैं उस टीम का। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 10वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए एक इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। ये इम्तिहान 29 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इस सिलसिले में शाहीन स्कूल सदाशिवपेट के प्रिंसिपल शकीब अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के मुताबिक वो बच्चे इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं जो अभी 10th क्लास पढ़ रहे हों, लड़के या लड़कियां, दोनों भी जो है इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। इससे मुस्तफ़िद होने का एक तरीक़ाकार ये है कि इसका शाहीन टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन रखा जाता है। इस एग्ज़ामिनेशन को अटेंड करके जो तुलबा जो है सो टॉप मार्क्स लेके आएंगे, टॉप 20 तुलबा को 1,20,000 तक की जो है सो स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसके अलावा जो टॉप 60 मेंबर्स होंगे उन्हें तकरीबन जो है सो 60,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी और टॉप 100 लोगों को तकरीबन 15,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी 10th का होना, 10th में रनिंग होना, अभी 10th में जो बच्चे बच्चियां हैं वो लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। सिर्फ एक फॉर्म 2 फ़ोटोज़ के साथ जो है सो आप भर सकते हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। बग़ैर फ़ीस के जो है सो हम इसको रखे हैं। और इसके सेंटर्स जो होंगे वो सदाशिवपेट, संगारेड्डी और ज़हीराबाद तीनों जगह होगा। ये एग्ज़ाम 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इन 3 सेंटर्स पे होगा। इसको तकरीबन तमाम मीडियम के जो है सो स्टूडेंट, जैसे तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको अटेंड कर पाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं और स्कॉलरशिप गेन करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। भैंसा कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। CPI और दीगर पार्टियों के इंज़माम से मुत्तल्लिक़ एक मीटिंग 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान सेंटर में मुनक्किद होने जा रही है। इस ज़िमन में निर्मल आदिलाबाद अज़ला सेक्रेटरी जे राजू ने तफसीलात बताते हुए तमाम कायदीन और कारकुनान को कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। CPIML న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీల యొక్క విలీన సభ రేపు హైదరాబాదులో సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ప్రధానంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు అనేక పార్టీలు ఉండడం వల్ల ప్రజల్లో ఈ ఐక్యత కావాలి, కమ్యూనిస్టు పార్టీలందరూ ఐక్యంగా ఉండి ప్రజల కోసం పోరాటం చేయాలి అనేది ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాయి. కాబట్టి న్యూ డెమోక్రసీ లాంటి ML పార్టీలు అలాగే కమ్యూనిస్టు పార్టీలు అన్నీ కూడా ఐక్యతా దిశగా చర్చలు చేయాలని చెప్పేసి, దానికి న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీల ఐక్యత సదస్సు అనేది నాంది పలకాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. దీనికి ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో హాజరై జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. सिलसिला ज़िला SP अखिल महाजन ने ज़िलाई पुलिस की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए विजुअल पुलिसिंग निज़ाम को फ़रोग़ दिया गया है। मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम के तौर पर नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए ख़ुसूसी हिकमत अमली तैयार की गई। तुलबा के साथ एंटी ड्रग क्लब्स का क़याम और 5K रन और 2K रन का इनेकाद किया गया। ख़वातीन की हिफाजत के लिए कई एक प्रोग्राम रूबो अमल लाए गए। इस मौके पर एडिशनल SP चंद्रैया, DSP चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। మనం బ్లూ కోడ్ సిస్టమ్ మన జిల్లాలో చాలా మంచిగా నడుస్తుంది. ఎందుకంటే అది రెగ్యులర్గా DSP ర్యాంక్ ఆఫీసర్, అక్కడ ASP మేడం వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. మన జిల్లాలో 5 minutes to 7 minutes టైంలో వాళ్ళు రీచ్ అవుతున్నారు యావరేజ్గా.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు రుద్రంగిలో రీచ్ అయిపోవాలి అంటే మినిమం 10 minutes 11 minutes పడుతుంది. టౌన్లో ఉంటే 5, 6, 7 minutesలో వాళ్ళు వస్తున్నారు. అక్కడ ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంటే సొల్యూషన్ కూడా ఇస్తున్నారు, లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మని చెప్తున్నారు. అది కూడా ఎవ్రీడే టెలికాన్ఫరెన్స్లో డిఎస్పీస్ మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మనం రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో పీడిఎస్ రైస్ కూడా మనం పట్టుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇది ఒక గవర్నమెంట్కి డబల్ లాస్ అవుతుంది దీనివల్ల. కొంతమంది మనం జైలు కూడా దానిలో పీడిఎస్ రైస్ ఎవరైనా రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మెయిన్ ఒఫెండర్స్కి జైలు కూడా పంపడం జరిగింది. డెఫినెట్గా మనం పీడీ యాక్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇట్లనే రెగ్యులర్ ఒఫెండర్స్ ఎవరెవరు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ చీటర్స్లో ప్లస్ ఇట్లయినా పీడిఎస్ ఒఫెండర్స్లో కూడా అది చేస్తాము. ఇది కాకుండా మనం కమ్యూనిటీతో దగ్గర ఉండాలి. ఆ కమ్యూనిటీతో దగ్గర ఉండాలి అంటే దానికోసం మనం రెగ్యులర్గా కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. దానిలో రీసెంట్గా మనం ఒక దోస్తీ మీట్, ఒక గాంజాయి పైన జనాలకి దగ్గర పోవాలి ప్లస్ వాళ్ళకి అవగాహన ఇవ్వాలి, దానికి ఒక దోస్తీ మీట్ ఏర్పాటు చేశాము 3-4 months బ్యాక్. అన్ని మండల్స్లో దాదాపు 4500 యూత్ పార్టిసిపేట్ చేశారు వాలీబాల్ అండ్ కబడ్డీ మ్యాచ్లో. ఇది కాకుండా కూడా రెగ్యులర్గా మనం ఇప్పుడు జాబ్ మేళా కూడా ఏర్పాటు చేశాము. దాదాపు 1100 మెంబర్స్కి దానిలో జాబ్ వచ్చింది. ఆ 1100లో 450 to 500 ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కొంతమంది రిటర్న్ వచ్చేసారు, ఎందుకంటే మేబీ అక్కడ అలవాటు రాలేదు. 450 మెంబర్స్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కాకుండా కూడా రెగ్యులర్గా మనం ఇట్లైనా కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము. అది కూడా నెక్స్ట్ दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उरूस जागीर वरंगल की बारगाह से ग़िलाफ़ मुबारक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर शेख ज़ाकिर मोहिउद्दीन, सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन उर्फ नवीद बाबा, सैयद याह्या पाशा खादरी उर्फ शोएब बाबा और अजमेर शरीफ के मेहमान सैयद नसीर अहमद चिश्ती नियाज़ व दीगर मौजूद थे। साल की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ को ग़िलाफ़ रवाना हुआ। बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से लेके हवेली को पहुँचा। हवेली से शोमपेट गश्त करता हुआ जनाब ज़ाकिर साहब के मकान तक पहुँचेगा, जिसमें जो ना हज़रत सैयद हैदर हिलालुद्दीन नबी खादरी, सदा नशीन और मुतवली बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आप भी मौजूद थे। इसमें हज़रत भी अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए और ज़ायरीन भी कसीर दारात में रूहानी मंज़र में मौजूद थे। और मैं दुआ गो हूँ कि और ये इस ग़िलाफ़ मुबारक के वसीले से दुआ करता हूँ कि हमेशा हिंदुस्तान में अमन व शांति हमेशा क़याम दायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद नसीर अहमद चिश्ती नियाज़ी, गद्दी नशीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ग़िलाफ़ मुबारक जो 27 साल से बराबर अजमेर शरीफ के लिए माशूक़ रब्बानी दरगाह से जो है निकलता है और बराबर जो है अजमेर शरीफ तक पहुंचाया जाता है, जिनकी ज़ेर निगरानी भाई हमारे जाकिर भाई, शेख मखदूम भाई, नदीम, निहाल और आकिब की तरफ से ये लोग अजमेर तक पहुंचाते हैं। वहाँ गद्दी नशीन हाजी सैयद महताब अहमद चिश्ती नियाज़ी साहब के सुपुर्द करते हैं और उनके साथ में जा कर के ग़िलाफ़ मुबारक दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में चढ़ाया जाता है। गरीब नवाज़ को कौन नहीं जानता, गरीब नवाज़ को पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, बादशाह हैं और बादशाह ही रहेंगे। चांद के मुताबिक 2 जनवरी से और 10 जनवरी तक उर्स शरीफ जो है सिलसिला चलते रहेंगे, जिसमें सारे रसूमात जो होते हैं गरीब नवाज़ में वो रसूमात पूरे किए जाते हैं, पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सालाना जलसा पैगाम हक़ कल 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा आलियाबाद प्लेग्राउंड शालीबंडा हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह जलसा पैगाम हक़ आलियाबाद प्लेग्राउंड पर इंशाअल्लाह ताला 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। आजकल के मौजूदा हालात के पेश नज़र इस जलसे के उन्वानात भी रखे गए हैं, जिसमें मुसलमानों की क़ुव्वत इत्तेहाद के ऊपर और आज के मामलात पर हमको किस तरीक़े से बाअमल होने का है, इस लिहाज से इस जलसे का इनेक़ाद अमल में लाया गया है। इसकी सदारत ख़तीब अमरीका औलाद हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रत मौलाना शेख सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी साक़िब पाशा साहब
चेयरमैन कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड व को चेयरमैन अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी व सदर जमीयतुल मशाइख अल हिंद फरमाएंगे। इस जलसे में दीगर मुकर्रिरीन के साथ साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर खतीब ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब कामिल जामे निज़ामिया अपने खुसूसी ख़िताब से अवामुन्नास को सरफराज अपने खुसूसी ख़िताब फरमाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद ख़ान बियाबानी और हकीक का भी ख़िताब होगा। हम हैदराबाद के मुमताज़ नात गो शायर अपनी नात के कलाम पाक भी पेश करने की सादत हासिल करेंगे। लिहाजा तमाम अवामुन्नास से उम्मत मुस्लिमा से मंजलिस क़ादरिया जिलानिया फैज़ान हुज़ूर बद्र मिल्लत ख्वाहिश करती है, गुजारिश करती है कि कसीर तादाद में इस जलसे में शरीक हों और अपने उलूम में इजाफ़ा करें और तमाम लोगों तक इस मैसेज को फैलाएं कि कल के इस इजलास में शिरकत करें। जलसे की टाइमिंग जलसा इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज इशा बमुश्किल 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। क़िरात कलाम पाक से फिर नात होगी, फिर उसके बाद इजलास होगा इंशाअल्लाह ताला। शहर क्योंकि पुलिस परमिशन भी लिया गया है और मैं पुलिस से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने बेहतर से बेहतर इंतज़ामात जिस तरीके से वादा किया गया है वो अंजाम दें और जलसेगाह में पार्किंग का भी अलग से इंतज़ाम किया गया है। और मौजूदा हालत के पेश नज़र मैं नौजवानान इस्लाम से ख़ास तौर पे मुल्तमिस हूँ कि अपनी एक जहती अपने इत्तेहाद को जमा करते हुए, इत्तेहाद को समेटते हुए इस जलसे में शिरकत करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत के 14वें वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में हुआ देहांत। 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। पीएम मोदी, मरकज़ी वज़रा, कांग्रेस सदर खरगे और दीगर सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती कायदीन ने पेश किया मनमोहन सिंह को खिराज। कहा, मनमोहन सिंह की इक़्तिसादी सलाहियतों ने मुल्क की तरक्की में अदा किया अहम रोल। अक़लियतों समेत भारत के पसमानदा तबकों की बेहतरी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशें कभी फरामोश नहीं की जा सकती। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर आज़म के देहांत पर किया गम का इजहार। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, मनमोहन सिंह की मौत मुल्क के लिए बड़ा नुकसान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।